हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। और दोस्तों, मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सी न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 हफ्ते बाद जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं सिर्फ 7 साल की थी। हम दोनों को ही अचानक हुए इस हादसे से बहुत धक्का लगा था। मैं करीब 1 महीने तक स्कूल भी नहीं गई। बट कुड यू ब्लेम मी? मैं हमेशा से अपने लिए एक भाई चाहती थी जो मुझे दीदी कहकर बुलाए। बचपन में मुझे अपने लिए शायद बस इसी एक जीते जागते खिलौने की चाहत थी। मगर जब मॉम को ये बात पता चली तो वो अपने मुंह से हमें ये खुशखबरी देने के लिए इस दुनिया में ही नहीं रही। हॉस्पिटल जाते वक्त ही उनका वो एक्सीडेंट हुआ। न केवल मैंने अपनी मॉम को खोया बल्कि साथ में अपने उस भाई या बहन जो भी था उसे भी खो दिया। आई वॉज मेंटली डिप्रेस्ड। पापा का भी सेम हाल था मगर उन्होंने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया था और राजीव सक्सेना को सज़ा दिलवाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मगर जब वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो उन्होंने खुद को पूरी तरह बिजनेस में झोंक दिया। मगर इन सब के बीच मैं अकेली पड़ गई थी। घंटों में अकेले अपने रूम में बंद रोती रहती थी। उस हादसे से बाहर निकलने में मुझे कई साल लग गए मगर पापा शायद कभी उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्होंने भी मुझ पर जाहिर नहीं होने दिया। मगर उसके बाद ही उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मेरे पापा ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था मगर कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान अक्सर बहुत कम जिंदगी दिया करते हैं। उनके पास मेरे लिए अक्सर वक्त कम होता था मगर फिर भी जब भी हम साथ होते थे उन्होंने कभी मुझे मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने शायद ही कभी अपने फ्यूचर की चिंता की थी क्योंकि मुझे हमेशा यही लगा जब तक वो मेरे साथ है मुझे किस बात की फिक्र। उन्होंने हमेशा मुझसे प्यार किया, कभी मुझ पर गुस्सा भी नहीं करते थे, तब भी नहीं जब मैं एग्जाम्स में फेल हो जाती थी। और अभी भी तो बस वही एक थे जिनको मुझ पर भरोसा था कि मैं फाइनल्स में पास हो जाऊंगी। मगर रिजल्ट आने के बाद मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए वही नहीं थे। ये बात मुझे और ज़्यादा चुभ रही थी। कभी-कभी मेरी किस्मत मेरे साथ इतनी क्रुएलिटी से पेश आती है कि मैं कुछ बोलने तक के लायक नहीं रह जाती। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे साथ ये सब होना लिखा था? अपने बेटे होने का फर्ज निभाते हुए अमर सर ने पापा को मुखाग्नि दी थी। वैसे भी पापा ने उन्हें हमेशा अपना बेटा ही माना था। शायद उन्हें भी अंदाजा था कि अब वो ज़्यादा वक्त मेरे साथ नहीं रह पाएंगे, सो उन्होंने मेरा रिश्ता इस घर में तय कर दिया। अब मुझे भी कहीं न कहीं लग रहा था शायद उनका फैसला सही था। वो अलग बात है कि पहले पहल मुझे मॉम पर बहुत गुस्सा आया था कि आखिर उन्होंने ऐसी क्यों वसीयत बना कर रखी थी। आई मीन 4 साल की बच्चे की शादी तय कर देना, इट्स रियली साउंड क्रेजी। पिछले 2 हफ्तों से मैं सक्सेना मेंशन में ही रह रही थी। सबने हमें फिलहाल यहीं रहने के लिए मना लिया था। अमर सर अब अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी बिजी रहने लगे थे मगर फिर भी उनकी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ बिताएं। सेजल के कॉलेजेस वापस शुरू हो गए थे। वो जाना नहीं चाह रही थी मगर सबके जोर देने पर वो वापस शिमला चली गई थी। समर भी उसके साथ ही उसे छोड़ने गया था। जब तक वो यहाँ था वो और जूली हर वक्त मेरे रूम में ही जमे रहते थे। कभी वो सब आपस में लड़ते, कभी मुझे हंसाने की कोशिश करते। मगर इस बार की चोट इतनी गहरी थी कि समर की बातें भी उसे हील करने के लिए काफ़ी नहीं थी। मैं जानती थी उन्हें बुरा लग रहा था मुझे ऐसे देखकर, मगर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। समर को 2 दिन में वापस आना था मगर जाने से पहले उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि जब वो वापस आएगा तो उसे उसकी वही पहले वाली प्रिंसेस चाहिए। मैंने उसे कोशिश करके एक स्माइल दी और हाँ में सर हिला दिया। मैं पूल साइड पर बैठी ढलते सूरज को एकदम देखे जा रही थी। रोकते रोकते भी मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू निकल गए। अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करने पर मैंने पलटकर देखा, अमर सर खड़े थे। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे को सहलाते हुए पूछा, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अंदर नहीं चलना? मैंने धीरे से नमे अपनी गर्दन हिला दी और वापस एकटक सूरज की तरफ देखने लगी जो अब तक ढलकर बस एक लालिमा बनकर रह गया था। उन्होंने मुझे भी सच छुपाया, मुझे भी इस लायक नहीं समझा कि अपनी परेशानियां मुझसे शेयर कर सके। मैं भर्राई आवाज में शून्य में ताकते हुए कहा। अमर सर ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने एक हाथ से मुझे बाहों के घेरे में घेर लिया और दूसरे हाथ से मेरा सिर अपने कंधे पर रखते हुए बोले, वो नहीं चाहते थे कि तुम उनके लिए परेशान रहो,
तुम ही बताओ, अगर तुम्हें उनकी इस हालत का पता होता तो क्या तुम अपनी स्टडीज पर फोकस कर पाती? तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे अनाया, ये कोई लॉजिक नहीं है। पिछले 12 साल से उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इस बारे में पता कब चला? जब लास्ट टाइम उनको वो माइनर अटैक आया था। आई एम शॉक्ड कि उसके बाद भी उन्होंने मुझसे सच छुपाया। इतना ट्रेवल करने की जगह उनको अब आराम करना चाहिए था, मगर फिर भी वो लगातार काम करते रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस बात के लिए किसे ब्लेम करूं। शायद मुझसे ज्यादा प्यार वो मॉम से करते थे, तभी उन्होंने मेरे पास रहने के बजाय मॉम के पास चले जाना ज्यादा बेहतर समझा। अब मेरे दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों के रास्ते निकलने लगा था। सर ने और कसकर मुझे गले से लगा लिया। काम डाउन, उन्होंने धीरे से मेरे पेट थपथपाते हुए कहा। मुझे कम से कम एक बार उनकी हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, मगर मैंने तो कभी इस बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की कि उन्होंने तो हमेशा मेरे पापा होने का फर्ज निभाया, मगर मैं कभी उनकी बेटी होने का फर्ज नहीं निभा पाई। अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे ढकते हुए मैं और जोर जोर से रोने लग गई थी। अमर, ऐसा नहीं है अनाया, खुद को दोष देना बंद करो, उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा। इस दुनिया में मेरा उनके अलावा और कौन था? सर, वही मेरा परिवार थे, वही मेरे सब कुछ थे। अब मैं एकदम अकेली हो गई। अमर मेरे आंसू पोंछते हुए, किसने कहा तुम अकेली हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहले तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पापा थे, मगर अब वो तुम्हारे लिए मॉम, डैड, तनु जैसी बहन, समर और सेजल जैसे बेस्ट फ्रेंड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहते हुए एक पल को रुककर उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, मेरे जैसा हस्बैंड उन्होंने तुम्हारे लिए अपने पीछे छोड़ दिया है। मैंने हैरानी से एक बार उनके तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। मेरे आंसू पोंछते हुए उन्होंने सहारा देकर मुझे उठाया। अमर, अंदर चलो, अंधेरा हो रहा है। मॉम ने मुझे प्यार से खाना खिलाया और मेरा सिर सहलाते हुए बोली, हम सभी तुम्हारे अपने ही हैं अनाया, कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम जानती हो, मैं, तुम्हारी मॉम, राज के पापा और तुम्हारे पापा चारों स्कूल फ्रेंड्स हुआ करते थे। तुम्हारे पापा और तुम्हारी मॉम यानी सुमन दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन दोनों ने शादी का फैसला भी घर वालों के खिलाफ जाकर लिया था। वो अलग बात है कि बाद में तुम्हारी नानी इस रिश्ते के लिए मान गई थी। फिर वो अलमारी से एक पिक्चर एल्बम निकाल कर लाई, जिसमें उनके कॉलेज टाइम की फोटोज थी। बहुत सारी ग्रुप फोटोज भी थी उसमें, जिसमें वो सब मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। मॉम ज्यादातर पिक्चर्स में शॉर्ट स्कर्ट और टी शर्ट में नजर आ रही थी। मिस्टर सक्सेना अपने कॉलेज टाइम में बिल्कुल अमर सर के जैसे ही दिख रहे थे। आई कैन इमेजिन, उन पर भी कॉलेज में लड़कियां लट्टू रहा करती होंगी। मैं एक एक पिक्चर देखती गई और मॉम मुझे उसकी पूरी डिटेल्स देती गई। वो कब की पिक्चर्स है, उस दौरान उन्होंने क्या क्या मस्ती की थी, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। मिसेस सक्सेना एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए, ये इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच की पिक्चर है। तुम्हारे पापा और राज के पापा दोनों बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते थे। ये मैच उन दोनों की ही वजह से हमारी कॉलेज जीती थी। मैं और सुमन ऑडियंस में बैठकर उन्हें चीयर कर रहे थे। और ये वाली फेवरेल की है, जब हम सब कॉलेज छोड़कर जाने वाले थे, वो दोनों एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते थे। देखो कैसे सैड फेस बनाया हुआ है दोनों ने। मगर फिर जब तुम्हारे पापा ने सुमन को प्रॉमिस किया कि वो बहुत जल्द उसके घर उससे मिलने आएंगे, तब जाकर उसने ये स्माइल करते हुए ग्रुप पिक्चर दी थी। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे सब कुछ मेरी आंखों के आगे एक फिल्म की तरह चल रहा हो, जैसे अभी वो दोनों पिक्चर से निकलकर हंसते हुए बाहर आ जाएंगे। मेरी आंखों में वापस नमी आ गई थी। मिसेस सक्सेना मेरे गाल थपथपाते हुए, उदास नहीं होते बेटे, ये समझ लो कि अब वो फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। अब तुम्हें भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। उनका हाथ तो हमेशा तुम्हारे सिर पर बना रहेगा, है ना? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। मेरे अंदर अब क्यूरोसिटी का कीड़ा कुल बुलाने लगा था। मॉम, आपकी और डैड की भी लव मैरिज है? मिसेस सक्सेना हंसते हुए, नहीं, तुम्हें तो पता ही, हर्षित के पापा जी को ये सब पसंद नहीं था, मगर हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे पापा का भी बिजनेस काफी बड़ा था, इसलिए हमारे रिश्ते की बात हुई और हमारी शादी हो गई। एंड आई थिंक दैट वाजंट बैड एट ऑल। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वी आर हैप्पी टुगेदर। मगर नानी माँ पापा की शादी के खिलाफ क्यों थी? मैंने हैरानी से पूछा। मिसेस सक्सेना फ्लैट्स उठाते हुए, जितना सुमन ने मुझे बताया था उससे तो यही लगा मुझे कि वह सुमन का रिश्ता किसी बहुत बड़े घराने में करवाना चाहते थे।
सुमन उनकी इकलौती बेटी थी, ऐसे में उन्होंने भी बहुत से सपने देखे थे उसके लिए। मगर जब उसने खुद ही अपने लिए लड़का पसंद कर लिया, तो वो थोड़े से नाराज हो गए थे। मगर बाद में सुमन की खुशी के लिए मान भी गए थे। ओह आई सी, अब मैं समझी पापा नानी माँ से इतना क्यों डरते थे। मैंने एल्बम बंद करते हुए कहा, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सोई भी नहीं थी। अक्सर सारी सारी रात में जागते हुए बिता देती थी। इस वजह से मेरा सिर भारी हो रहा था। मिसेस सक्सेना, यू शुड गो एंड टेक रेस्ट। ओके मॉम। कहते हुए मैं सीढ़ियों की तरफ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे अपने घर की याद आ रही थी। बस कुछ वक्त पहले की ही तो बात है। कितना अच्छा था सब कुछ। मैं मेरे रूम में दुनिया जहान की हर फिक्र और हर कश्मकश से दूर सुकून से सोया करती थी। मगर आज मुझे बहुत मुश्किल से नींद आती थी। लेकिन वो घर, अब उसका क्या होगा। मुझे तो अब वहाँ अमर सर के साथ रहना था, हमेशा के लिए। तो अब वहाँ उस घर की देखभाल कौन करेगा, और मेरे सारे हाउस स्टाफ्स, उनका क्या होगा। मेरे पापा की एब्सेंस में हमेशा उन्होंने ही मेरी केयर की थी। मैं इतनी पत्थर दिल भी नहीं थी कि उन सबको एक साथ काम से निकाल देती। मगर उससे भी एक बड़ा सवाल और मेरे सामने मुंह फाड़े खड़ा था। जेपी कॉरपोरेशन का क्या होने वाला था। पापा को लास्ट टाइम जब हार्ट अटैक आया था, तो उन्होंने मेरे नाम एक लेटर छोड़ा था, जिसमें उन्होंने पहले ही सब कुछ लिख रखा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्होंने अपने पीछे कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अपने वफादार लोगों के हाथों में सौंप रखी है। मगर वो उनकी लास्ट विल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो ठीक हो गए थे और उनके सारे कंडीशंस उस वक्त उनकी हेल्थ पर बेस्ड थे। आई रियली होप कि उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी मेरे सिर पर न डाली हो। जानती हूँ एक न एक दिन मुझे ये करना ही था, मगर इसके लिए अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे इस बात पर भी ताज्जुब हो रहा था कि अब तक रजत ने भी मुझसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की थी। मगर मुझे खुद इसके बारे में एक बार कंफर्म होने की ज़रूरत थी। आखिर अपने पेरेंट्स के जाने के बाद उनकी बरसों की मेहनत मैं अपनी लापरवाही की वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। अपना एक एक कदम आज मुझे बहुत भारी महसूस हो रहा था। थके कदमों से चलते हुए मैं कमरे में पहुंची और बिना चेंज किए सीधे बेड पर लुढ़क गई। कुछ ही पलों में मेरी आंखें भारी होने लगी थी। थोड़ी देर बाद मुझे रूम का डोर ओपन होने का और फिर बंद होने की आवाज आई। फिर मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बेड पर मेरे पास बैठा है। उसने मेरे फोरहेड पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन वेरी सून। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। और नींद में भी जैसे मेरे दिल ने मुझसे कहा, नथिंग इज एवर गोइंग टू बी फाइन। इसके बाद मुझे जरा भी होश नहीं रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं हिल भी नहीं पा रही थी। किसी ने मुझे अपनी बाहों में इस कदर जकड़ रखा था कि मेरा मुंह लगभग उसके सीने में घुसा जा रहा था। हालांकि बिना चेहरा देखे मैं भी 100% श्योर थी कि ये किसी कौन है। फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने किसी तरह सिर उठाकर अपनी आंखें मलते हुए एक बार उनके चेहरे की तरफ देखा। कितने आराम से सो रहे थे वो, मगर ये नींद में स्माइल क्यों कर रहे हैं। मैं कुछ पल उनकी तरफ देखती रही। जब मैंने उनको पहली बार देखा था यूनिवर्सिटी में, तब मेरे टीनएजर दिल में कुछ कुछ ऐसे ही ख्याल आए थे। तब सोचा नहीं था कि वो अनजाने में इमेजिन की हुई बातें यूं सच हो जाएंगी। अमर सर की बातों से मुझे अब लगने लगा था कि शायद वो मुझे पसंद करने लगे हैं, जैसे कि तनु ने मुझे पहले दिन समझाया था। मगर ये मेरे सामने कब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। जो भी हो, फिलहाल तो मैं भी इसी किसी मूड में नहीं थी कि वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करें और मैं खुशियां मनाने लग जाऊं। कुछ देर यूं ही उनको देखते रहने के बाद फाइनली जब घड़ी पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उठने की कोशिश की। 9 बज चुके थे। मगर जैसे ही मैंने अलग होने की कोशिश की, उन्होंने अपनी बाहें और कसते हुए मुझे अपने सीने से चिपका लिया। उनके करीब जाते एक स्वीट सी स्मेल मुझे आई, जो डेफिनेटली उनके परफ्यूम की नहीं थी। अब उनके साथ रहते हुए इतना आइडिया तो मुझे भी हो गया था कि वो हमेशा मिंट और लेमन बेस्ट परफ्यूम ही यूज करते थे। तो फिर ये स्मेल, आई डोंट बिलीव कोई नेचुरल भी इतनी अच्छी स्मेल कर सकता है। वो भी सोते टाइम। यार, मैंने बहुत सारे बॉलीवुड के गाने सुने हैं जिसमें बदन की खुशबू जगाने लगी जादू टाइप्स बोले होते हैं, मगर डेफिनेटली वो सब लड़कियों के लिए होते हैं। मैंने एक बार अपने कंधे उचकाकर अपनी बॉडी की स्मेल लेने की कोशिश की और मेरा दिमाग घूम गया। आई वॉज टोटली कंफ्यूज्ड। किस टाइम की स्मेल मेरे कपड़ों से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई घंटों तक घास और मिट्टी में लौट कर आई हूँ। अब मुझे उनसे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी। वो खूबियां मुझ में होनी चाहिए थी, वो सब उनके अंदर क्यों थी। मैंने एक बार फिर उनकी तरफ देखा। वो इतने क्यूट लग रहे थे कि मेरा मन हुआ उनकी एक पिक्चर क्लिक कर लूं। फिर बाद में तनु के साथ मिलकर मैं उनका मजाक बनाऊंगी।
तभी अचानक वो नींद में ही न जाने क्या-क्या बड़बड़ाने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर इसके बाद उन्होंने मुझे और कसकर गले लगाते हुए एक किस कर लिया। अब मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। व्हाट द हेल! मैंने छूटने के लिए ताकत लगाना शुरू किया, मगर उन्होंने स्माइल करते हुए मेरे फोरहेड पर किस करते हुए कहा, स्टॉप मूविंग, एना, आई वॉन्ट लेट यू गो डेफिनेटली। वो कोई सपना देख रहे थे। ऐना, मैंने एक बार उनके स्माइलिंग फेस की तरफ देखा और मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। न जाने किस लड़की के साथ सपने में वो क्या-क्या कर रहे थे। मैंने बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ 8-10 मुक्के उनके सीने पर जड़ दिए। परेशान होकर उन्होंने धीरे से आंख खोली। आधी नींद में ही अलसाई हुई सी आवाज में मुस्कुराते हुए वो बोले, गुड मॉर्निंग। बस मुझे अब जल्दी से ट्विंस चाहिए। मैंने हैरानी से मुंह फाड़कर उनकी तरफ देखा। दुष्ट पापी धोखेबाज, मुझे धोखा दिया आपने। मैंने उन्हें मारते हुए कहा। अब मेरे चिल्लाने और मारने से उनकी नींद पूरी तरह खुल गई थी। अमर हड़बड़ाकर उठते हुए, अरे अब मैंने क्या किया? किसके साथ रोमांस कर रहे थे सपने में? हाँ, कौन है ये ऐना? और तो और ट्विंस भी चाहिए आपको उससे? छोड़ूंगी नहीं मैं आज आपको। ट्विंस आपको सिर्फ मैं दूंगी, समझे आप? कहते हुए गुस्से में मैं उठ गई। अमर, अनाया, सुनो तो। कुछ नहीं सुनना अब मुझे। तंग आ गई हूँ अब मैं आपसे भी, और आपकी रोज रोज नई गर्लफ्रेंड से भी। कहते हुए मैं जाने के लिए मुड़ी, मगर अगले ही पल उन्होंने एक झटके से मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। मैं सीधे उनके ऊपर ही जा गिरी। छोड़िए मुझे, नहीं रहना मुझे आपके साथ, जाइए आप अपनी ऐनी के पास। कहते हुए मैं छूटने के लिए हाथ पैर मारने लगी, मगर उन्होंने एकदम आराम से पकड़कर मुझे अपने सीने से लगाए रखा। कुछ ही देर में मैं बुरी तरह थक गई। बेकार स्ट्रगल करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा था कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं। मेरे हाथों के बीच अपनी उंगलियां फंसाते हुए उन्होंने धीरे से पूछा, अब कैसा फील हो रहा है? मैंने खा जाने वाली नजरों से उन्हें घूरा। छोड़िए मुझे। अमर अपना गला साफ करते हुए, अरे अभी तो कहा तुमने इन्हीं के पास जाओ, अब कह रही हो छोड़िए? वो एक्चुअली मुझे लगा अनाया रात सक्सेना थोड़ा लंबा नहीं लग रहा, सो मैंने सोचा इसे शॉर्ट करके एनी में बदल देता हूँ। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मैंने हैरानी से उनको देखते हुए पूछा। अमर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर से बालों को हटाते हुए, मैं तो बस तुम्हें पहले जैसा देखना चाहता था। हंसते मुस्कुराते हुए, मुझसे बेवजह लड़ते हुए, बात बात पर गुस्सा करते हुए, मुझे तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। मैं एकटक बस उनको देखे जा रही थी। अमर, तो आज क्या करने वाली हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस अपने रूम में बैठूंगी और सोचूंगी कि मैं क्यों एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। जब इतने साल पापा के साथ रहकर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, तो फिर आपके साथ रहकर मैं आपको क्या दे पाऊंगी? मैंने अपना सिर झुकाते हुए कहा। आंसू वापस मेरी आंखों में आने लगे थे। अमर समझाते हुए, अनाया, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि तुम भी उनसे उतना ही प्यार करती थी, करती हो। हो सकता है उनकी देखभाल में कभी तुमसे कोई चूक हो गई हो, पर गलती तो सबसे होती है ना अनाया। हम इंसान हैं, और फिर तुम्हारे पापा भी तो तुम्हें कम ही वक्त दे पाते थे। दो लोग जब साथ में ज्यादा वक्त ही नहीं बिताएंगे तो एक दूसरे की केयर कैसे करेंगे? वो अपने काम में बिजी थे, तुम भी अपनी स्टडीज में बिजी थी। तुम्हारी मॉम तुम दोनों के साथ नहीं थी, फिर भी तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से संभाल लिया। क्या ये रीजन तुम्हारे लिए काफी नहीं है इस बात को मानने के लिए कि तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह एकदम परफेक्ट थे? मैं एकटक उनके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। आज बहुत दिनों बाद वो अपने टीचर वाले फॉर्म में वापस नजर आ रहे थे। मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि वो ऐसे वक्त में भी मुझे इस कदर डांट रहे थे। मैं मुंह लटकाए वापस रोने लग गई। अमर सर मेरी पीठ थपकियां देते हुए घबराहट में बोले, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस तुम्हारा गिल्ट दूर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना चेहरा उनके शर्ट में पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी, शायद आप सही कह रहे हैं, एंड सॉरी आपकी शर्ट खराब हो गई। मैंने हल्के से सुबकते हुए कहा। सर ने एक बार अपनी शर्ट की तरफ देखा और फिर एकदम से ड्रामेटिक अंदाज में बोलना शुरू किया, इट्स ओके अनाया, ये बस मेरी फेवरेट शर्ट ही तो है, नथिंग स्पेशल इन इट। क्या हुआ अगर तुम इनमें अपनी बहती हुई नाक पोंछ रही हो? इट्स रियली ओके फॉर मी। पता है ये शर्ट मैंने पेरिस से खरीदी थी, बहुत कॉस्टली है, बट लाइक आई सेड बिफोर, इट्स रियली रियली ओके फॉर मी। मैं जब दोबारा पेरिस जाऊंगा तो अपने लिए नई शर्ट खरीद लूंगा। तुम चाहो तो थोड़े और आंसू इस पर बहा लो। मैंने चिढ़कर उनके सीने पर जोर से पंच मारा। इतने कॉस्टली कपड़े पहनकर कौन सोता है? और अगर आप सो भी गए थे तो जब मैंने रोना शुरू किया तो आप मुझे रोक तो सकते थे ना? मैंने झल्लाते हुए कहा, और वो हंसने लगे। अमर, जब पूरा का पूरा मैं ही तुम्हारा हो गया हूं तो ये शर्ट क्या चीज है? एक शर्ट के लिए तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं मैं? आपने ये बात
और किस किस को बोली है? मैंने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा। अमर हैरानी से, मैं किसी से भी नहीं कहा। ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपके चारों तरफ पूरे दिन लड़कियां ही घूमती रहती हैं। अब वो अपने आप तो आपके पास चलकर आएंगी नहीं। जरूर आप ही उनसे ऐसी कोई बात करते होंगे कि वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाती होंगी। मैंने अब नाराजगी से उन्हें देखते हुए कहा। अमर परेशान होते हुए, देखो अनाया, लड़कियां मेरे पीछे आती हैं, मैं उनके पीछे नहीं जाता। और फिर मैं क्यों किसी से ये सब कहूंगा जब मेरे पास पहले से इतनी प्यारी वाइफ है। मस्का मत लगाइए मुझे। सिमरन का क्या? आप तो प्यार करते थे ना उससे, वो भी एकदम ट्रू लव। तो क्या आपने उससे ये सब नहीं कहा होगा? और भी पता नहीं क्या क्या किया होगा आपने उसके साथ, तभी तो वो शादी के बाद भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और वो सोनिया, उसके साथ तो बिना कपड़ों के ही बेड पर देखा था मैंने आपको। और वो मोनिका जो पार्टी में आपके साथ। अमर, बस बस बस। सिमरन से मैं कभी अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाया था और वो किस्सा वहीं पर खत्म हो गया था। बाकी लड़कियों के साथ जो भी हुआ वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर सिमरन आपका पहला प्यार है और मैंने बहुत बार आपको उसके बहुत करीब देखा है। मैंने रुआंसा होते हुए कहा। अमर झल्लाते हुए, सिमरन नहीं, तुम मेरा पहला प्यार हो। उसके साथ मेरा प्यार प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था। प्यार कभी एक छोटी सी गलतफहमी से खत्म नहीं हो जाता अनाया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं हैरानी से मुंह फाड़े उनको देख रही थी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। अमर दोनों हाथों में मेरा चेहरा भरते हुए, हाँ अनाया, ये सच है कि डोर नॉक होने की आवाज से हम दोनों का ध्यान उधर चला गया। तनु परेशान आवाज में, राज, अनाया जल्दी नीचे आ जाओ, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। तनु एकदम परेशान सी बाहर खड़ी थी। तनु, अनाया, वो तुम्हारी नानी माँ। उनको नीचे हॉल में खड़े देखकर एकदम से चौंक गई। दौड़ते हुए उनके पास जाकर मैं उनके गले से लग गई। नानी माँ, कहाँ थी आप इतने दिनों से? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मैंने रोते हुए कहा। नानी, मेरा सिर सहलाते हुए, अब मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। हम इसी वक्त राजकोट के लिए निकल रहे हैं। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।